आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम, जिनमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे। कुछ देखिए, हमने अपने चैनल पे रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए पूरी ही सीरीज चलाई है, जहां जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इन तरह के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, करंटली यूएसए में सेटल्ड हूँ और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन में आज की इस वीडियो में आपसे पूछ रहे हैं कि अल्जाइमर्स डिसीज़, जिसमें जो पर्सन होता है, देखिए अल्जाइमर डिसीज़ क्या होती है, एक ऐसी डिसीज़ होती है जहां पर्सन की मेमोरी लॉस होने लगती है, जो रोज़मर्रा के जो डेली के बेसिक काम होते हैं उसके वो भूलने लगता है, कहाँ पर कोई चीज़ रखती है वो भूल जाते हैं। तो इस तरह की अल्जाइमर डिसीज़ में कौन सी जो ड्रग्स दी जाती हैं वो इनमें से किस रिसेप्टर के ट्रांसमिशन को एनहांस करती है और उसकी वजह से क्या होता है, मेमोरी इंप्रूव होने लगती है पर्सन्स की। तो डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए, कोलिनार्जिक रिसेप्टर। सबसे पहले देखिए, कोलिनार्जिक रिसेप्टर या जो एसिटाइलकोलिन, जो हमारा बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, प्राइम न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका रोल क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो एसिटाइलकोलिन क्या करता है, जो भी हमारी मेमोरी, हम जो भी जितनी भी चीज़ें सोच पाते हैं, मेमोरी फॉर्मेशन एंड कंसोलिडेशन का काम होता है एसिटाइलकोलिन का, कोलिनार्जिक रिसेप्टर्स का। जितनी भी हम लर्निंग करते हैं और जो भी हम अटेंशन देते हैं अपने किसी भी काम पे, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है एसिटाइलकोलिन। और कॉग्निटिव प्रोसेस, जितनी भी हमारी सोचने समझने की शक्ति होती है, उसमें एसिटाइलकोलिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो अल्जाइमर डिसीज़ में जो भी ड्रग्स दी जाती हैं वो बेसिकली कोलिनार्जिक सिस्टम पे एक्ट करती हैं, जिससे कि वो एनहांस कर पाए, क्या क्या एनहांस कर पाए, देखिए इंक्रीज कर पाए एसिटाइलकोलिन के कंसंट्रेशन लेवल को, ताकि एसिटाइलकोलिन ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो रिसेप्टर्स हैं, मस्करानिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स के लिए अवेलेबल रहे, और पर्सन की ये जो भूलने की आदत हो रही थी उसको, चीज़ों को, तो वो अटेंशन दे पाए। और देखिए, इनहिबिट करते हैं, इस तरह की जो ड्रग्स दी जाती है वो इनहिबिट करती हैं एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को। ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज ऐसा एंजाइम होता है जो एसिटाइलकोलिन को तोड़ने का काम करता है। तो एसिटाइलकोलिन टूटे ना, अच्छे से कंसंट्रेशन में, प्रॉपर कंसंट्रेशन में हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहे, ताकि अपने रिसेप्टर्स पे जाके वो अपना एक्शन शो कर पाए। तो इसीलिए ये सारी ड्रग्स जो है ये काम करती हैं। अगर अल्जाइमर ब्रेन की हम बात करें तो देखिए, हमारे नॉर्मल ब्रेन में आप देख रहे हैं ये सारी ही चीज़ें बिल्कुल ही परफेक्ट हैं। यहाँ पर कॉर्टेक्स होता है, यहाँ पर पूरा ही वाइट मैटर होता है। बट जो अल्जाइमर ब्रेन आप देख रहे हैं, ये पूरी ही चीज़ जो है देखिए यहाँ पर सिकुड़ चुकी है, श्रिंक हो चुकी है। वेंट्रिकल्स में आप देख रहे हैं किस तरह के चेंजेस आ गए हैं। तो इनको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर का आपको एग्जांपल बताना है। डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर इसका ऑप्शन डी, फ्लूऑक्सीटिन है इसका करेक्ट आंसर। अगर हम बाकी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की बात करें तो देखिए, फ्लूऑक्सीटिन, सर्ट्रालिन, पैरोक्सीटिन, यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लूवोक्सामिन, सिटालोप्राम एंड एसिटालोप्राम, ये सारे ही एग्जाम्पल हैं SSRI के। अगर हम बात करें कि किस तरह से काम करते हैं ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, तो ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि सेरोटोनिन के रीअपटेक को ब्लॉक करती हैं। न्यूरॉन्स के द्वारा सेरोटोनिन को रीअपटेक नहीं किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेरोटोनिन जो है वो ट्रांसमिट हो पाए। देखिए, जो भी नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होते हैं हमारे ब्रेन में, वो एक नर्व से दूसरी नर्व पे ट्रांसमिट होते हैं। तो ये ट्रांसमिशन अच्छे से हो पाए, सेरोटोनिन जो है वो अवेलेबल रह पाए अपने ट्रांसमिशन के लिए, रीअपटेक दोबारा नर्व के द्वारा ना किया जाए। तो इसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। अब हम बात करें अगर कि क्यों दिए जाते हैं SSRI, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे देखिए, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर जो होते हैं, जैसे इसमें जनरलाइज एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, तो इन तरह की चीज़ों के लिए दिए जाते हैं SSRI। अगर हम देखिए, बहुत ही हेल्दी वे में अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर सेरोटोनिन को हमारे ब्रेन में इंक्रीज़ करने के तरीके हैं, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जिनमें से बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं कि सनलाइट एक्सपोजर से इंक्रीज़ होता है सेरोटोनिन का लेवल हमारे ब्रेन में। दूसरा है माइंडफुलनेस की जितनी भी चीज़ें आप करते हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो गया, चाहे कोई अच्छी बुक आप पढ़ रहे हैं, उससे भी सेरोटोनिन इंक्रीज़ होता है।
है, और अच्छी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, डेली एटलीस्ट वॉक भी कर रहे हैं, तो उससे भी सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में इंक्रीज़ होता है, जो कि हमें खुशी देता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में भी अपना सकते हैं। ना देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन नॉट बी गिवन ओरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बिकॉज स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दिया जाता है ओरल रूट से ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, क्या रीज़न है उसका? तो डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। अब इसका रीज़न क्या होता है, देखिए क्यों एब्जॉर्ब नहीं होता है ये GIT से? तो देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक की कैटेगरी की ड्रग है, जो कि पुअरली एब्जॉर्ब होती है GIT से। और देखिए ये क्या होती है, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो हमारा गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह निकलते हैं, जैसे गैस्ट्रिक एसिड और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, तो अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन को ओरल रूट से दिया जाए तो इस तरह के गैस्ट्रिक एसिड और एंजाइम इस स्ट्रेप्टोमाइसिन को इनएक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि ये अपना प्रॉपर एक्शन जिस भी चीज़ के लिए इसको दिया जा रहा है वो एग्जिट नहीं कर पाती है। और देखिए ये वुड रिक्वायर एक्सेसिवली हाई ओरल डोज, मतलब अगर किसी एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से इसको दिया भी जा रहा है ओरल रूट से, तो बहुत ही ज़्यादा हाई डोज इसकी देनी पड़ेगी ताकि ये प्रॉपर अपना एक्शन शो कर पाए। तो दैट इज़ वाई इसको ओरल रूट से नहीं दिया जाता है। तो ऑल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से रूट से इनको दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म में या इंट्रावीनस इन्फ्यूजन्स के फॉर्म में इसको दिया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन को। किन तरह के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग एंड ब्रूसिलस। तो देखिए ब्रूसिलस एक तरह का फ्लू लाइक एक तरह का इन्फेक्शन होता है जिसमें फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर होना, हाई फीवर होना, चिल्स होना। तो इन तरह की चीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन को दिया जाता है जो इंट्रावेनस रूट होते हैं उनसे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज प्रमोटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स इन द प्लांट? तो इसमें से कौन सी प्लांट की ऐसी एक्टिविटी है जो कि ऑक्सिन के द्वारा प्रमोट के हो जाती है? रूट इनिशिएशन होना, लेटरल बर्ड्स का ग्रो होना, सेल डिवीजन होना, या फ्लैशी फ्रूट्स का की डेवलपमेंट होना? तो बच्चों आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रूट इनिशिएशन करवाते हैं ऑक्सिन। अगर हम बात करें ऑक्सिन क्या है, तो ऑक्सिन एक तरह का प्लांट हार्मोन है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आप देखते हैं, देखिए ये प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं उनको ग्रो करने के लिए, रूट्स इनिशिएशन के लिए, कि ताकि रूट्स डेवलप होने लगे प्लांट्स में, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ऑक्सिन। तो ये क्या करते हैं, देखिए डेवलपमेंट ऑफ न्यू रूट्स ऑन द प्लांट स्टेम एंड अदर नॉन रूट टिश्यू, जितने भी ये न्यू रूट्स के डेवलपमेंट होते हैं, नई जड़ें जो बनती हैं, उनको बनाने का काम किया जाता है इस प्लांट हार्मोन ऑक्सिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, मेन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज वेयर एज काउ कैन डू सो बिकॉज। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मेन का मतलब यहाँ पर हम सभी की बात हो रही है, तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि जो काउस होती हैं, गाय होती हैं, वो कर लेती हैं इस तरह के सेल्यूलोज को डाइजेस्ट। इसका क्या रीज़न होता है? डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए, दे प्रोड्यूस एन एंजाइम सेल्यूलेज विच कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज। अब देखिए कौन प्रोड्यूस करता है एंजाइम सेल्यूलेज? तो जितने भी हमारे रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स में आते हैं हमारी जितने भी कैटल्स होते हैं, जैसे काउज एंड बुल, शीप, गोट, डियर, एंटलोप, कैमल्स, लामाज एंड अलपैका। तो ये सारे होते हैं ऐसे रूमिनेंट्स जिनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सेल्यूलेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि ये जो सेल्यूलोज होता है, जो कि बेसिकली हमें प्लांट से मिलता है, उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाता है ईजिली, जो कि हम ह्यूमन बींग्स नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको यही बताया गया, देखिए ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं सेल्यूलोज को, क्योंकि हमारे अंदर एंजाइम सेल्यूलेज नहीं होता है। और सेल्यूलेज ना होने के साथ साथ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि इस तरह के सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर हम इन रूमिनेंट्स की बात करें, इनकी बॉडी में पाए जाते हैं कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते हैं, और इसी की वजह से हम इस तरह के सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। रूमिनेंट्स क्या होते हैं अगर हम बात करें, तो ये ऐसे मैमल्स होते हैं जिनके स्टमक क्या होते हैं, देखिए 4 चेम्बर्ड स्टमक होता है इन तरह के मैमल्स का।
और ये स्पेशली जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएँ। इस तरह का इनका पूरा ही डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है। इनका स्टमक भी इसी तरह से बना होता है ताकि काफ़ी लंबे समय तक इनको न्यूट्रिशन मिल पाए। दैट इज़ वाई यहाँ पर देखिए फर्मेंटिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड। तो इस तरह का इनका पूरा ही सिस्टम बना है जिसके कारण ये आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं इस तरह के सेलुलोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ कन्वीनियंट मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक कन्वीनियंट मेथड है, इनमें से क्या समझने के लिए किसी भी कंपाउंड का। तो डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर ये IR सोर्स है जिससे इंफ्रारेड जो है उसको पास किया जाता है। और कहाँ जाते हैं देखिए ये रेफरेंस रखा जाता है और यहाँ पर सैंपल रखा जाता है और इन दोनों की ही डिटेक्टर की मदद से इस तरह के रीड आउट पे इस तरह की रीडिंग्स ली जाती हैं और पता लगाया जाता है कि किस तरह का फंक्शनल ग्रुप हमारे इस सैंपल में प्रेजेंट था। तो यहाँ पर देखिए एक और आपका डिफरेंट तरह का क्वेश्चन बन सकता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें मेज़र किया जाता है कि कितना इंफ्रारेड रेडिएशन किसी भी सैंपल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इमिट किया जा रहा है या रिफ्लेक्ट किया जा रहा है और इनकी रीडिंग्स ले ली जाती है इस तरह की रीड आउट पे, जैसे कि हमने आपको बताया। तो यहाँ इससे देखिए क्या फाइंड आउट किया जाता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो किसी भी कंपाउंड का केमिकल सब्सटेंस किस तरह का केमिकल प्रेजेंट है उस सैंपल में और उस केमिकल का किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है, ये दोनों ही चीज़ आइडेंटिफाई की जाती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। और जो ये जो सैंपल लिया जा रहा है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन इज ब्लॉक्ड बाय विच ड्रग। तो डिफरेंट ऑप्शन में पहले हम आंसर देख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। आंसर है इसका ऑप्शन डी ट्यूबरक्यूरारिन। ये क्या है, क्या करता है, निकोटिनिक एक्शन जो होता है एसिटाइलकोलिन का उसको ब्लॉक करने का काम करता है। एसिटाइलकोलिन जैसे कि हम सभी को पता है एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो दो मेन तरह के रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, मस्कैरेनिक एंड निकोटिनिक। और अगर दोनों में से किसी भी रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है इनमें से, तो इसका मेन एक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन करना। याद रखना है आपको क्या मेन एक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन करना। तो अगर ये कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, देखिए पहले हम ड्रग्स के नाम देख लेते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिनको कहा जाता है, एग्जाम्पल में हमने देखा डी ट्यूबरक्यूरारिन, सक्सिनाइलकोलिन, पेनक्यूरोनियम, वैक्यूरोनियम एंड एट्राक्यूरियम। ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड हो जाती हैं और एसिटाइलकोलिन को इन रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं होने देती हैं, जिसके वजह से क्या होता है, अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर रिड्यूस हो गया है तो अल्टीमेटली क्या होता है, मसल रिलैक्सेशन होता है। और इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है किन किन केसेस में, एनेस्थीसिया के केस में, सर्जरी के केस में, इंटेंसिव केयर जो वेंटिलेटर पे जब पर्सन को रखा जाता है तो इन केसेस में इस तरह के मसल रिलैक्सेंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि देखिए इन तीनों ही केसेस में डॉक्टर जो है वो नहीं चाहते हैं कि जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, मसल जो है वो हाईली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हो, क्योंकि इससे प्रोसीजर्स जो होते हैं ऑपरेशनल प्रोसीजर वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो इस तरह से सारे ही सिस्टम को में जितनी भी मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर दिया जाता है और उसके बाद किसी भी तरह की सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो ये हमने देखा एक तरह के मसल रिलैक्सेंट का एग्जाम्पल। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं आपको एक एंसामाइसिन कैटेगरी की एंटीबायोटिक का नाम बताना है, सिंपली अगर आपसे पूछे तो डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए, रीफामाइसिन है एक तरह का एग्जांपल जो कि एंसामाइसिन कैटेगरी की ड्रग है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है, देखिए इसको ये एक तरह का प्राइम एग्जाम्पल है इस कैटेगरी की ड्रग का। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ड्रग आती है एंसामाइसिन कैटेगरी में, तो बहुत सारी ड्रग हैं जैसे ग्लेंडामाइसिन, नेफ्थोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, ये सारी ही आती है एंसामाइसिन कैटेगरी में। और देखिए ये जो जितने भी रीफामाइसिन्स हैं जैसे कि रिफाम्पिन, रिफापेंटिन एंड रिफाब्यूटिन, ये सारी ही ड्रग्स हैं एंसामाइसिन कैटेगरी की ड्रग। तो सभी का नाम बच्चों आपको याद होना चाहिए। अगर हम क्लिनिकल यूज़ की बात करें कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए और जो दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए इस तरह की ड्रग को सारे ही अलग अलग रूट्स के थ्रू दिया जा सकता है। जैसे ओरल रूट से हम अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कैप्सूल की फॉर्म में दिया जा रहा है और इनकी डोज भी अलग अलग होती है पेशेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना, देखिए कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें ट्रिप्सिन, पेप्सिन, फेथाइलिन या माल्टोज। तो बच्चों आंसर इसका ऑप्शन बी पेप्सिन वर्क करता है एसिडिक मीडियम में। अगर देखिए हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करें तो जो हमारे स्टमक की गैस्ट्रिक चीफ सेल्स होती हैं वो सेक्रेट करती हैं इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पेप्सिन, यानी पेप्सिनोजेन को सेक्रेट किया जाता है स्टमक की गैस्ट्रिक चीफ सेल्स के द्वारा। अब स्टमक की जो हमारी पैराइटल सेल्स होती हैं उनका काम होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको सेक्रेट करने का। तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होने के कारण क्या होता है, पेप्सिनोजेन जो कि पेप्सिन की एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म है वो एक्टिवेट हो जाती है और पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो और फिर ये इस तरह का पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, जो भी हमने खाना खाया उसमें जितने भी प्रोटीन्स हैं उनको तोड़ देता है, स्मॉल स्मॉल पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है उनको तोड़ देता है। तो प्रोटीन को ब्रेक करने का काम होता है ताकि आसानी से डाइजेस्ट किया जा सके हमारा खाया हुआ प्रोटीन। तो ये हमने देखा पेप्सिन के बारे में। अगर हम देखें ट्रिप्सिन के बारे में, तो ट्रिप्सिन भी एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को ब्रेक करता है, बट पाया जाता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये डिफरेंस है पेप्सिन और ट्रिप्सिन में। अगर हम बात करें पेप्सिन जो पेप्सिनोजेन होता है वो एक्टिवेट होता है किस पीएच पे और वो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। तो ये देखिए पीएच अराउंड 1.5 टू 2.5 पीएच पे ये पेप्सिन फॉर्म हो जाता है और उसके बाद ये जितना भी अपना डाइजेशन का काम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम है, वो करता है। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपने आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे रेनिन एंड लैक्टेज जो कि एक ऐसे एंजाइम है जो हमारी बॉडी में जो भी हम दूध पीते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ह्यूमन बॉडी से डिसअपेयर होने लगते हैं, इनमें से किस एज पे? तो डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी, 8 साल की उम्र के बाद इन तरह के रेनिन एंड लैक्टेज ह्यूमन बॉडी से डिसअपेयर होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जितना भी दूध दे दिया जाए वो आसानी से उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि दूध में पाया जाता है लैक्टोज और उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम लैक्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए जो भी बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में। तो ये प्रेजेंट होता है बच्चों की बॉडी में जिसके कारण ईजिली वो डाइजेस्ट कर लेते हैं दूध को। और बट 8 साल के बाद क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा दूध, जैसे हमारी एज में भी अगर हम बहुत ज़्यादा दूध पिए पूरे ही दिन में तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होने लगती हैं, पेट में दर्द होने लगता है, डायरिया होने के चांसेस होते हैं। बट बच्चों को ऐसा बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि उनकी बॉडी में पाए जाते हैं इस तरह के लैक्टेज और रेनिन की अगर हम बात करें तो ये भी एक तरह का मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है और धीरे धीरे जब बच्चे जो हैं वो बड़े होने लगते हैं 8 साल की उम्र के बाद तो इनकी कंसंट्रेशन कम होने लगती है, तो इसीलिए दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं जो भी 8 साल से बड़े लोग होते हैं वो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन आपसे शेयर करेंगे जो कि आने वाले रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हमें आपके सब्सक्रिप्शन से। और अगर किसी भी तरह का सवाल है आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।